नमस्कार, मैं हूं प्रसून। चर्चा आज कांग्रेस में मचे घमासान की। चर्चा आज कांग्रेसी गफलत की। पहले चरण की वोटिंग के बाद यह धारणा बननी शुरू हो गई थी कि दक्षिण में भाजपा का मामला कुछ खास नहीं बन रहा और बीजेपी हिंदी बेल्ट में कमजोर पड़ रही है। इस धारणा के दो कारण सामने आए। पहला कारण यह रहा कि 2014 और 2019 में भाजपा हिंदुओं के वोटों को एकजुट करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी के जाति आधारित जनगणना के एजेंडे ने हिंदुओं में फिर से फूट डाल दी। लेकिन कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करके सेल्फ साइड गोल कर लिया। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में दो ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी के लिए रामबाण साबित हो रहे हैं। पहला मुद्दा है मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण देना। दूसरा मुद्दा है अमीरों और मध्यम वर्ग की संपत्ति को लेकर गरीबों में बांटना, जिसे उन्होंने संपत्ति का पुनर्वितरण या हेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन कहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की ये दोनों ही नीतियां ना तो प्रैक्टिकल हैं, ना तो संविधान के मुताबिक हैं, ना ही भारतीय परंपराओं के अनुकूल हैं। बीजेपी अब देश की जनता के सामने कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल को रख रही है, जहां कांग्रेस की सरकार है। इस बार की कांग्रेस नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने ओबीसी कोटे में सभी मुस्लिम जातियों को शामिल कर लिया है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया था। बीजेपी ने मुसलमानों का आरक्षण बंद करके दलितों और ओबीसी को उनका हक वापस किया। इस बार तो कांग्रेस पिछली बार से भी आगे निकल गई। मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया, जबकि कुछ मुसलमान की जातियां पहले से ही ओबीसी में आरक्षण पा रही थीं। मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी कोटे की सारी सीटें मुस्लिमों ने हथिया ली। कांग्रेस सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 150 मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से एडमिशन दिलाया, जिससे पूरे कर्नाटक के ओबीसी समाज में गुस्सा देखा जा रहा है। तथ्यों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ने भी कर्नाटक सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। मोदी और अमित शाह को बैठे बैठाया मुद्दा मिल गया। वे अब इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस सारे देश में हिंदू ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस की जड़ें उखड़ चुकी हैं। वैचारिक विमर्श के लिए अब कांग्रेस में कोई मंच ही नहीं दिखता है। किसी जमाने में कांग्रेस के अधिवेशनों और ग्रुप मीटिंगों में विचार विमर्श करके नीतियां तैयार होती थी। जात आधारित जनगणना का तो नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी ने भी विरोध किया था। अब सोशल इंजीनियरिंग के जानकार राहुल गांधी के जरिए जाति आधारित जनगणना को बड़ा मुद्दा बनवा रहे हैं। वही माना जाता है कि कांग्रेस की आर्थिक नीति सैम पित्रोदा बना रहे हैं। सैम पित्रोदा की आर्थिक नीति कांग्रेस के किसी भी मंच पर चर्चा के लिए उपलब्ध नहीं होती है। पार्टी सीधे कार्यान्वयन में लग जाती है। पित्रोदा की योजना की सच्चाई सामने आने पर पित्रोदा से ही कांग्रेस किनारा करने लगती है, जिससे गफलत की स्थिति पैदा होती है। पित्रोदा ने भले ही कांग्रेस की भद पिटा दी हो, लेकिन कांग्रेसी वैचारिक दिवालियापन विरासत में पाए हैं, जिसका कारण है कांग्रेस को कई विचारधाराओं वाला ऐसा प्लेटफॉर्म कहते हैं जहां सभी लोग अपनी बात रख सकते थे। लेकिन ताजा हालात बता रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के ताने बाने को ही मजबूत कर रही है। पित्रोदा कांग्रेस में अकेले ऐसे शख्स नहीं है जो देश को खोखला करने वाली सोच रखते हैं। एक से बढ़कर एक पित्रोदा कांग्रेसी आते हैं नजर सामने हमारे। गोवा में कांग्रेसी उम्मीदवार वीरियाटो फर्नांडिस ने एक चुनावी सभा में कह दिया कि गोवा पर भारतीय संविधान थोपा गया है, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गोवा के लोग अपने भाग का फैसला खुद करेंगे। वीरियाटो का यह बयान एक तरह से अलगाववाद को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करते वक्त हर व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति शपथ लेता है, लेकिन वीरियाटो का
विरियाटो यह शपथ लेना भूल गए क्या? विरियाटो यह भी भूल गए क्या कि संविधान को लेकर उनके नेतृत्व का रुख क्या है? बीजेपी की माने तो कांग्रेस सत्ता के लोभ में देश को बांटने की तैयारी करके बैठी है। अब ऐसी सोच से कांग्रेस कैसे निपटेगी? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संदीप दुबे, नेता बीजेपी, भरत सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, राकेश त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह जी से। भरत सिंह जी, आपके यहाँ एक से एक नेता आ रहे हैं सामने जो बहुसंख्यक हिंदुओं को डरा रहे हैं, और हिंदुओं को ही नहीं डरा रहे हैं, देश के हर आम आदमी को डरा रहे हैं। उनकी बातें ऐसी हैं जैसे आपने गोवा के अपने उम्मीदवार की बात सुन ली कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये किस बुनियाद पे बोल रहे हैं। और देखिए शुक्ला जी, करीब करीब 5 मिनट तक आपने बोला और 5 मिनट तक मैं आपकी जो बात सुना उससे ये लगा कि कोई डराए ना डराए, लेकिन आप एक एंकर और बहुत अच्छे एंकर हैं। आप हिंदुओं को जरूर डरा रहे हैं। हम डराए, कांग्रेस डराए न डराए, गोवा के हमारे नेता डराए न डराए, राहुल जी डराए न डराए, मगर आप जिस तरह से विश्लेषण किए उस विश्लेषण से यही समझ में आया कि आप जो है वो हिंदुओं को डरा रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये आपका काम है, आप करते रहिए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मगर कांग्रेस पार्टी एक सभी जाति धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए सभी जाति धर्मों की बात करती है। हम कोई एक विशेष धर्म और जात की बात नहीं करते हैं। कुछ पार्टियां हैं जो इस तरह से करती है, उनको मुबारक हो। मगर मुबारक आप हो, आरोप नहीं लगा रहे हैं। विरियाटो यही नहीं रुके। सुन लीजिए भरत सिंह जी, आपने मेरे ऊपर तमाम आरोप लगा दिए, लगाना था बीजेपी के ऊपर आरोप, लेकिन अब आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो बात सुनिए। विरियाटो यही नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि 2019 के चुनाव के दौरान उन्होंने अपना यह विचार तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने भी व्यक्त किया था। ऐसा कहकर एक तरीके से वह राहुल की सोच को भी खटगरे में खड़ा कर देते हैं। अब इसमें मीडिया जिम्मेदार है या एंकर जिम्मेदार है, आप बताइए। जी शुक्ला जी, ठीक है, आपने कहा, मैं आपकी बात को सुना। यादव जी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के सामने अगर अपनी बात रखता है तो ये तो संविधान में उसको जो है। अरे भाई, मुझे समझ नहीं आता भरत सिंह जी, आप लोग इतने सेंसिबल हैं, लेकिन आप कहते हैं इस तरह की सोच, देश में आग लगवा देंगे, देश को तोड़ देंगे, इस तरीके से संविधान चलेगा? संविधान की मर्यादा की बात करते हैं आप लोग, तार तार रख देते हैं। लोकतंत्र के नाम पर कितना खिलवाड़ करेंगे आप लोग? देखिए कितना आपको तकलीफ हो रही है, बताइए। भाजपा का भी नंबर भी नहीं आया। आप देश को तोड़ने की कोशिशों को उतनी संजीदगी से नहीं ले रहे हैं जितनी संजीदगी से लेना चाहिए, इसीलिए यह मामला बढ़ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि अभी तक तो भाजपा का नंबर नहीं आया है, भाजपा के प्रवक्ता का नंबर नहीं आया है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करते हुए, और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके पास बहुत जानकारी है इस देश के लिए और इस देश की जनता के लिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देश में संविधान खतरे में पड़ रहा है, कांग्रेस ने जो कहा या यादव ने जो कहा है उससे देश का संविधान खतरे में पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। लेकिन कुछ आपको लल्लू सिंह की भी बात को जरा गौर करके सुनना चाहिए था। उन्होंने ये कहा कि 272 सीट से कुछ नहीं होगा, 400 सीट अगर हमें मिलती है तो हम संविधान बदल सकते हैं। मोदी जी को संविधान बदलने अरे संविधान संशोधन की बात करना अलग है, देश को बर्बाद करना अलग बात है, लेकिन आप ये मानेंगे नहीं भरत सिंह जी। पता नहीं क्यों आप लोग ऐसे लोगों के बचाव में उतरते हैं, वरियाटी जैसे लोगों के बचाव में उतरते हैं, जिससे सुन लीजिए, आप लोग कांग्रेस के बड़े नेता हैं। भरत सिंह जी सुन लीजिए, आप लोग कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ऐसे लोगों से तो पल्ला झाड़ लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उनके बचाव में उतरे हुए हैं। अच्छा मेरी पूरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए महोदय शुक्ला जी, कम से कम मेरी बात तो हो जाने दीजिए पूरी। ये मैंने फिर वही कहा ना कि अगर किसी के सामने उन्होंने अपना मत रखा तो क्या राहुल जी ने उस चीज को मान लिया क्या? लेकिन आप अगर वो कुछ बयान दे रहे हैं तो ये जरूरी है कि उन्होंने ये बोला होगा क्या? ये तो उनका अपना जो है मत हो सकता है, व्यक्तिगत मत भी हो सकता है। लेकिन मैं फिर शुरू में ही कहा कि हमारी पार्टी जो है वो सभी धर्मों को, सभी जाति के लोगों को मानती है और मान सम्मान देती है, सिर्फ एक जात की बात नहीं करती है। दूसरी चीज, जिस तरह से बयानों को आप गिना रहे हैं, चाहे वो
किरयादों की बात हो, चाहे वो दूसरे नेताओं की बात हो, तो भाजपा के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो वक्त वक्त पे जो है वो देश तोड़ने की बात करते हैं, देश जोड़ने की बात नहीं करते चलिए, हैं। अगर देश तोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसको भी आप अपनी बात रख सकते हैं। संदीप दुबे हमारे साथ मौजूद है। जब देश को तोड़ने वाली बातें होती हैं तो शासन प्रशासन आपके हाथ में है, सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? संदीप दुबे, आपकी आवाज म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए अपनी आवाज। संदीप दुबे जी, मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात ये, राष्ट्र धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ होता है और राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसकी जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्र धर्म का पालन करे। और राष्ट्र अगर सुरक्षित है, राष्ट्र सही हाथों में है, राष्ट्र की सबको चिंतन मनन करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल कांग्रेस के साथी से किया, आज उनको अवसर दिया कि वो बताएं कि कांग्रेस में और क्या क्या बदलाव हो सकता है। उनको अपना विचार रखना था, उन्होंने अपने विचार कांग्रेस की रखने के बजाय, कांग्रेस का एजेंडा रखने के बजाय वो आप ही से लड़ने लगे और आप ही को अपना दुश्मन समझने लगे। देखिए, जहाँ पे राजा नहीं होता ना, वो स्थान तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कांग्रेस के पास आज कोई राजा है, कांग्रेस के पास कोई विद्वान बचा है, कांग्रेस के पास बेहद अहम बात कर रहे हैं संदीप दुबे जी। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी से पूछते हैं। दुष्यंत कुमार का राकेश त्रिपाठी जी एक शेर है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है इन चीजों को? कांग्रेस में जो विचार की परंपरा थी कि आपस में वाद विवाद संवाद की परंपरा थी, वो पूरी तरह खत्म हो गई। कांग्रेस एक नेता के कहने से चलती है और उस नेता तक कोई पहुंच के पूछ नहीं सकता कि कांग्रेस में हमें किस रास्ते पर चलना है। वो नेता चाहे जिससे भी राय लेता हो, अपने मन में वो एक निर्णय करता है, उस निर्णय को वो लागू कर लेता है और बाकी सारे कांग्रेसी कंफ्यूज घूम रहे हैं, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। भरत सिंह जी, क्या यही स्थिति है? जो बात राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, आपको बता दूं कि कांग्रेस से बहुत लंबे समय तक राकेश त्रिपाठी जी जुड़े रहे प्रमुख रूप से, लेकिन आज उनकी बात, उनका ये दर्द है, तो आप भी समझ, आपके लिए भी एक संदेश है और जनता के लिए भी समझना होगा। राकेश भाई अगर जो बात करें, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ। अगर कोई नेता कहता है ना, ये उसका व्यक्तिगत मत हो सकता है, ये पार्टी का मत नहीं है। और दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्र धर्म की बात किया। हाँ, राष्ट्र धर्म जो राष्ट्र धर्म में होता है उस बात को मानना चाहिए हर व्यक्ति को, हर भारतीय को। यही वजह थी ना कि राष्ट्र धर्म, याद है आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राष्ट्र धर्म की बात उन्होंने याद दिलाई थी और उनका जवाब उसी समय आ गया था, वही तो निभा रहा हूँ। पूरा वीडियो सुनेंगे तो। राष्ट्र धर्म निभाते तो आज दो समाजों में इस तरह से द्वेष न फैलाते। आज घोषणा पत्र में आप जाति पात का उल्लेख कर रहे हैं, गरीब आदमी की बात नहीं करते हैं। आप जाति देखकर गरीबों का चुनाव कर रहे हैं। भरत सिंह जी, घोषणा पत्र में आप गरीबों की बात नहीं करते, आप जाति देखकर गरीबों की बात करते हैं। अब इस पे क्या कहा जाए? जो कांग्रेस लड़ाई लड़ती थी जात पात तोड़ने की, इसका जरूर जवाब दूंगा जी भरत सिंह। मैं शुक्ला जी, मैं ये कह रहा था कि आप कहे कि कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में जो दिया है वो एक विशेष वर्ग को देख के दिया है, ये कैसे आपको पता चला? कहाँ लिखा है बताइए? अरे आप बात कर रहे हैं SC ST की, आप बात कर रहे हैं OBC की। सुन लीजिए मेरी बात भरत सिंह जी, मेरा भी तो जवाब सुन लीजिए। आप OBC की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यकों में भी फोकस आपका पूरा वो मुस्लिमों के लिए है। मेरी बात सुन लीजिए आप। अरे भरत सिंह जी, पेज नंबर 26 और 28 पढ़ लीजिएगा, हम भी पढ़े हुए हैं आपकी घोषणा पत्र को। मेरी बात सुनिए अब आप। जब ऐसी बात होती है तो लगता है कि आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है मुझे, न तू जमी के लिए है न तू आसमां के लिए है, न तू जमी के लिए है न तू आसमां के लिए है, जहां तेरे लिए है तू नहीं जहां के लिए है। मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप जो चाहिए कहिए। नहीं, यही तो तकलीफ हो रही है देश के प्रधानमंत्री को और सारी मीडिया को
कि हम गरीबों के लिए बात कर रहे हैं, गरीबों के हक की बात कर रहे हैं। अरे और गरीबों की को हक की बात के लिए ही आम लड़ाई बात हो कर रही रहे है, हैं। 80 लेकिन करोड़ जाति देश की देखकर जनता गरीबों की और लड़ाई जो लड़ेंगे। सरकार जो है, जिसकी कर्नाटक प्रधानमंत्री मॉडल आपने सरकार लागू किया और ओबीसी का पूरा हिस्सा खा गए। अब बताइए मुझे शुक्ला जी, आप एंकर होके जब बोलने नहीं देंगे तो मेरी बात देश की जनता तक सबसे कैसे पहुंचेगी? ज्यादा अभी 2-3 तो प्रवक्ताओं मुझे में लगता सबसे है, ज्यादा मुझे भरत लगता सिंह जी है आप कि बोले हैं। भाजपा आपको राज्यसभा उस पर नहीं देने वाली है। भाजपा आपको राज्यसभा नहीं देने वाली है। आप अगर इतना पक्षधर है, भरत सिंह जी, आप अगर देश के लिए लड़ रहे हैं तो न भाजपा की जरूरत है न कांग्रेस की। मौका देना चाहिए। मीडिया इसीलिए कहा जाता है कि गोदी मीडिया, क्यों? क्योंकि भरत सिंह जी, का मौका नहीं दिया जनता जाता है, आपको नकार रही है। आप 80-85 करोड़ की जनता अगर मोदी को चुन रही है तो आप चाहते हैं मीडिया आपके हाथों में खिलौना बन जाए। भाषणों में कि मैं देश की जनता 80 करोड़ जनता का मैं पेट पालता हूँ। कोई प्रधानमंत्री इस तरह से अभी तक नहीं कहा था 75 साल के इतिहास में। आप जताते हैं, आप दिखाते हैं कि मैं देश की जनता का पेट पालता हूँ। वो कभी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। भरत सिंह जी, आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो केवल आपके मन के विचार हैं। उनके आचरण को देख के आप समझ लेंगे। पद्म श्री का पुरस्कार मिल रहा था, जिस आदमी ने उनका पैर छुआ वो खुद उसका पैर छुए। इस तरह के उनके भाषण में, उनकी बातचीत में अहंकार बिल्कुल नहीं दिखता है। संदीप दुबे जी, आखिर कांग्रेस को समस्या क्या है? देखिए, कांग्रेस का मसला सिर्फ ये है कि कांग्रेस सच स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। चाणक्य ने कहा था कि विद्वान को सत्य बोलकर संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के सामने अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपको वो मूर्ख बना देंगे, मूर्ख साबित करेंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए काम किया, जब हम उनको काम गिनाते हैं, राम मंदिर 370, 3 तलाक पे जब बात करते हैं, जीएसटी हम ले आए तब उस पे बात करते हैं, महिलाओं को खुले शौच से मुक्ति दी जब इनसे उस विषय पे बात करते हैं, महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति दी तो उस पे बात करते हैं, जब विषय पे बात करते हैं मोदी जी को भला बुरा कहते हैं, उनके परिवार तक पहुंच जाते हैं। गरीबों के लिए छत दिया, करोड़ों लोगों को जल से जोड़ा, पानी दिया, आयुष्मान भारत चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, दुनिया की भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, और जब कहते हैं 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे तो ये देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पे विश्वास करता है, क्योंकि गारंटी पे विश्वास करता है। राकेश त्रिपाठी जी, ये आचरण उन्होंने देश को सिखाया। राकेश त्रिपाठी जी, ये समझिए कि ये लोकसभा चुनाव जो है ये सामान्य विकास के मुद्दे पे ही नहीं लड़ा जा रहा है, ये इस मुद्दे पे भी लड़ा जा रहा है कि पश्चिमी शक्तियां, अमेरिका, यूरोप जैसे देश, ये लोग चाहते हैं कि भारत आर्थिक तौर पे, सैन्य ताकत के तौर पे कमजोर रहे। इसी तरह का ताना बाना भारत के इर्द गिर्द बुनना चाहते थे। 2014 से यह परिस्थितियां चेंज हुई। अब जॉर्ज सोरोस के तौर पे, जिसको माना जाए CIA एजेंट है या नहीं, ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन उसकी कोशिशें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे वो किसी दलों का साथ लेकर, NGO का साथ लेकर कमजोर बना रहा है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या भारतीय राजनीति के नेता इतने क्षुद्र हो गए हैं कि वो इन कोशिशों को समझ नहीं पा रहे हैं, इन साजिशों को समझ नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि हम इस भारत के चुनाव पर पूरे दुनिया की नजर है और इस समय पूरी दुनिया परेशान है। जितने भी बड़े मुल्क हैं वो सब परेशान हैं और एक भारत लगातार तरक्की कर रहा है। तो वहां पर आकर वो भारत की पूरी राजनीति को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और हम उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। अब कर्नाटक में अगर मुस्लिम रिजर्वेशन विद इन द OBC कोटा देने की बात है, इस समय क्या जरूरत है इसे तोड़ देने की? आप बाद में बहस कीजिए, आप लोगों से पूछिए, लोगों की राय बनाइए, उसके बाद कीजिए। इस समय इस तरह के मुद्दे ले आना, भारतीय जनता को कंफ्यूज करना, भारतीय जनता के सामने एक स्पष्ट खाका देश का सामने आ ही नहीं पा रहा है और मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं हम उस सारे ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं कि आपका कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, राकेश त्रिपाठी जी, आप काफी लंबे समय तक जुड़े भी रहे, कौन है इनके तथाकथित सलाहकार? नहीं, यहाँ पे क्या है कि जो सलाहकार हैं वो वही बात कहते हैं जो नेता को भाती है बात।
दिक्कत यह है कि सलाहकार वो है जिनका जनता से कोई जुड़ाव ही नहीं है। जयराम रमेश का मैं नाम लेने में मुझे कोई भय नहीं है। जयराम रमेश का क्या जुड़ाव है जनता से? कब गए हैं वो फील्ड में? कब उन्होंने जाके देखा है? केसी वेणुगोपाल केरल से आए, उत्तर भारत की राजनीति को वो क्या समझते हैं? और भाई आज लेकिन कांग्रेस अगर नहीं पे समझते वही- हैं तो दक्षिण भारत में अभी भी तो कांग्रेस का ही जनाधार है ना। जो भी बचा कुचा जनाधार वो दक्षिण भारत में ही दिख रहा है। दक्षिण भारत में है, लेकिन उत्तर भारत को डील करने के लिए उन्हें नहीं लगाना चाहिए। अब भरत ऐसे- सिंह जी, ऐसे- आखिर क्या कांग्रेस की रणनीति गड़बड़ा रही है, या नेताओं का चयन नहीं हो पा रहा है, या अपने ही नेताओं से भरोसा उठ गया है कि 4-5 लोग फैसले ले लेते हैं? देखिए शुक्ला जी, एक चीज समझिए कि अगर कांग्रेस पार्टी की रणनीति गड़बड़ होती और गड़बड़ा जाती तो शायद आज देश के प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र और जो है मुसलमान के आज भाषण न देना पड़ता। अरे भाई, बात कांग्रेस पे हो रही है आपसे। आप लोग खुद ही अव्यवस्था फैला रहे हो देश में, समाज में। अरे जब राष्ट्र विषम स्थिति में, परिस्थिति में हो तो राजधर्म सभी धर्मों से ऊंचा होता है। राजधर्म पे कांग्रेस अपना क्या कर्तव्य निभा रही है, ये देश और जनता को बताए। राजधर्म इतने सालों तक आपने इस देश पे शासन किया, आज ऐसी क्या स्थिति आपके साथ आ गई कि आपको एक धर्म विशेष, वर्ग विशेष को लेके इस देश को जातियों के बांटने की जरूरत पड़ रही है, और ऐसी षड्यंत्र मचानी पड़ रही है, लगानी पड़ी देश। भरत सिंह जी से जवाब लेते हैं संदीप जी। भरत सिंह, आपने बेहद अहम सवाल पूछा है। भरत सिंह जी, अब देखिए, मैं बीच में अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो आप बीच में बोलने लगते हैं, तो मैं उसको जवाब रहिए। भरत सिंह जी, अपनी बात आप स्पष्ट रूप से 2 मिनट कहिए। तो शुक्ला जी, अगर कांग्रेस पार्टी सभी लोगों को लेके नहीं चलती और आज जो हमारा मैनिफेस्टो हमने जो है जनता के बीच में रखा है, जो उसका प्रतिसाद हमें जनता से मिल रहा है, जो देश की माताएं बहनें खुश हैं, देश के नौजवान खुश हैं, उससे कहीं न कहीं विपक्ष और मोदी जी घबराए हुए हैं। और यही वजह है कि जो है वो अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया है देश की जनता के लिए, वो न गिना के वो अब गिना रहे हैं कि देश की महिलाओं का, माता बहनों का मंगलसूत्र वो जो है वो गिरवी रखा जाएगा, बेच दिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि देश के जो मुसलमान हैं वो देश के हिंदुओं के लिए खतरा बन गए हैं। इस तरह से क्या आप असल में भरत सिंह जी ये बात कह के, सुन लीजिए भरत सिंह जी, आपने बेहद अहम बात कही। आप ये बात कह के मुसलमानों को हिंदुओं के सामने खड़ा कर देते हैं और मुसलमानों को कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। आपको मालूम है कि मुस्लिमों के अंदर भय पैदा करके, डर पैदा करके उनका वोट एक मुश्त लिया जा सकता है, लेकिन ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी भी इस चुनाव में उतर जाएगा आपका। आप ये समझना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में भी भारी बदलाव आ रहा है। आप केवल उनको डरा के वोट नहीं ले सकते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, एक डर की साइकोलॉजी क्या है कि मुसलमान इससे उभर नहीं पा रहा है या उभर चुका है? मुसलमान उभरना चाहे भी तो उभरने कहाँ दे रहे हैं? मुसलमान को घर मिल रहा है, मुसलमान को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, मुसलमान खुशी से वो सुविधाएं ले रहा है, लेकिन ये उभरने नहीं देंगे। और केवल मुसलमान को केंद्र में रखकर अगर आप देश की राजनीति करेंगे तो फिर तो आपका फेल होना जरूरी है। फेल होना जरूरी है और देश को बांटने जैसा भी है। प्रसून जी, मैं और कहना चाहूंगा, अभी उनके मुंह से निकला कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय के कि विपक्ष और मोदी जी, आज भी मानसिकता से कांग्रेस के लोग मुक्त नहीं हो पाए हैं कि वो विपक्ष में वो नहीं है, मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन वो आज भी ये मान के चलते हैं कि हम ही सत्ता में बैठे हुए। भरत सिंह जी, क्या कांग्रेस के अंदर अभी भी गलतफहमी है कि वही सत्ता में बैठी हुई है? गलतफहमी कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। गलतफहमी जो है वो देश के प्रधानमंत्री को हो गई है। उन्हें ये लगता था कि 10 साल तक मैं सरकार चलाया हूं तो अब देश की जनता जो है 400 सीट लेके जाइए। 400 सीट जो है वो जीतेगी नहीं, 400 सीट वो हारेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, बैठा हूँ, हर चैनल पे कह रहा हूँ कि 150 सीट से ज्यादा भाजपा नहीं आ रही है। आप अगर 300 सीटों का आंकड़ा दे रहे हैं तो देख लीजिए पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई न कर दे। भरत सिंह जी, ये बेहद अहम बात आप कह रहे हैं। फिर से आपको मौका दे रहा हूं, फिर से आप अपनी बात रखिए। मैं फिर कह रहा हूं कि 150 पार नहीं जा रही है भाजपा, 150 पार।
चलिए, आप अपनी बात को दुरुस्त कर लिए। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।